हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम जो लेके आए हैं वो आपका जो 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने जा रहा है उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो वो जो प्रीवियस ईयर में 2022, 23, 24, 25 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको इंक्लूड किया और उनके बेसिस पे और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वो कौन कौन से कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और ज्यादा से ज्यादा आप अचीव कर सकें जो अपना टारगेट आपने बनाया है, एम बनाया है वो। तो मैंने इस वीडियो में बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पर इस साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। आइए चलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIIT कॉमर्स क्लासेस। आइए चलते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स दोज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, यानी कंज्यूमर गुड्स वे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, और कैपिटल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को इनडायरेक्टली तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा, दीज आर यूज्ड एज फाइनल गुड्स फॉर कंजप्शन पर्पज, यानी इनका जो यूज है वो हम फाइनल पर्पज के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये जो गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो फाइनल पर्पज के लिए, कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड, ये जो गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जनरेट मतलब प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरा, दीज आर relatively low value in consumption to capital goods in comparison to capital goods, यानी कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स की कंपैरिजन में कैसे होते हैं? लो वैल्यूएबल होते हैं। ठीक, इनकी वैल्यू कम होती है। इनकी वैल्यू कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक। दूसरा, दीज इंक्लूड्स ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक। These includes durable and non durable goods, इसमें केवल हम ड्यूरेबल गुड्स को और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर दो गुड्स विच आर नॉट फॉर फाइनल यूज, यानी कि ये वे गुड्स होते हैं जिन्हें अब ये हम फाइनल यूज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। दीज गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, ये वे गुड्स होते हैं जिनका अभी और प्रोडक्शन किया जाएगा या फिर इनको रीसेल के लिए यूज किया गया है। फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर यूज फॉर फाइनल कंजप्शन, ये वे गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। दीज आर डिमांडेड बाय प्रोड्यूसर्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं इनकी डिमांड कौन करता है? जो प्रोड्यूसर्स होता है वो करता है। दीज आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो कौन यूज करता है? इनकी डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। These are within the production boundary, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो अभी बाउंड्री की प्रोसेस में होते हैं, अभी इन लोग फाइनल ये बाउंड्री क्रॉस नहीं किए होते प्रोडक्शन की। These are outside the production boundary, ये प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर हो चुके होते हैं, यानी कि अब इनके आगे कुछ भी इनमें प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, these goods will not be taken while calculating national income, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वे गुड्स होते हैं जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेटिंग करते हैं तब हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं?
These goods only will be considered while calculating national income. जब इनको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कब, जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, with suitable examples distinguish between final goods and intermediate goods. 3 marks का क्वेश्चन है। तो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर कंजप्शन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि फाइनल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो या तो प्रोडक्शन के पर्पस से यूज किए जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शर्ट परचेज बाय अ कंज्यूमर, एक शर्ट परचेज की है कंज्यूमर ने, तो वो अपने यूज के लिए कर रहा है। दूसरा है वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस इन द सेम ईयर। यानी इंटरमीडिएट गुड्स वे गुड्स होते हैं जो या तो किसके, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, अभी और प्रोडक्शन इनका किया जाएगा इन द सेम ईयर, उसी साल में। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ्स यूज बाय अ फर्म टू मैन्युफैक्चर शर्ट, यानी कपड़ा है, एक मैन्युफैक्चर ने लिया और उससे अभी वो शर्ट बनाएगा, तो वो अभी कपड़े बनाने वाले के लिए, शर्ट बनाने वाले के लिए जो क्लॉथ है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। दैट्स ऑल। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है आपकी। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे थे हम लोग फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। देखो, फैक्टर इनकम क्या होती है, इट इज अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, इट इज अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न की जाती है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गई, प्रॉफिट हो गया। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इट इज रिसीव्ड बाय नॉर्मल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री लाइक गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। यानी कि विदाउट कंसीडर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कंडक्ट ये हमें रिसीव हो जाती है, ठीक। किसको रिसीव होती है, बिना कुछ किए ही रिसीव हो जाती है, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट्स हो गई, डोनेशंस हो गए। इसमें क्या होता है, इट इज अर्न ड्यू टू सम प्रोडक्शन प्रोसेस। इसे हम केवल तभी अर्न होती है जब हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक। दूसरा, इट इज रिसीव्ड विदाउट एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें बिना प्रोडक्शन प्रोसेस किए ही ये अर्न हो जाती है। दूसरा, इट इज इंक्लूड नेशनल इनकम, यानी फैक्टर इनकम को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की कैलकुलेट करते समय इसको ऐड करते हैं। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर है फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एक्सेट्रा आर फैक्टर इनकम। स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, एड्स एक्सेट्रा आर ट्रांसफर इनकम, ठीक। ओके, तो ये हमारी डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम बात करते हैं स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंट है। देखिए, स्टॉक जो होता है वो हमेशा मेजर किया जाता है किस पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर। किस पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर। स्टॉक इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किसमें, पीरियड ऑफ टाइम पर, लाइक पर आवर, पर डे, पर ईयर। तो ये किसके में आ जाएगा, फ्लो में आएगा। दूसरा, स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ये कैसी है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशंस, इसमें टाइम डायमेंशंस नहीं होता है, इसमें टाइम डायमेंशंस होता है। दूसरा, एग्जाम्पल वेल्थ, कैपिटल, मनी, सप्लाई एक्सेट्रा।
फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट, इनकम एक्सेट्रा। ये दोनों के बीच में डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बनता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम पर ही होता है, ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इट हैज टाइम डायमेंशंस होती है। कैपिटल, वेल्थ, मनी, सप्लाई एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। इन्वेस्टमेंट, इनकम आर ठीक वेरिएबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैनी गुड्स आर एंड सर्विसेज विच में contribute to welfare but are not included in estimating gross domestic product। सीबीएसई 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, उनको वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, वेलफेयर के अंदर, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है जीडीपी में। कैसे? तो देखो, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा यस, देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे contribute to welfare in an economy but may not be included in the estimation of gross domestic product। यानी कि बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो क्या किए जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं वेलफेयर इन इकोनॉमी बट नॉट एस्टिमेटेड इन जीडीपी। वेलफेयर में तो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं उनको, लेकिन हम उनको जीडीपी की कैलकुलेशन में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। दीज ट्रांजैक्शन आर रेफर्ड टू एज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। ये वे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें हम नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस लाइक डोमेस्टिक सर्विस रेंडर्ड बाय अ होम मेकर कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर। ये क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन यानी लेन देन किसके बीच में हो, डोमेस्टिक सर्विस रेंडर्ड बाय अ होम मेकर कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर बट आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एज दे आर नॉट पेड फॉर। यानी कि एक घरेलू महिला, मान लो कि हाउस वाइफ है, वो सुबह सबके लिए, फैमिली के लिए क्या करती है, खाना बनाती है, कपड़े धुलती है और बर्तन साफ करती है, पोछा लगाती है, सब कुछ मतलब अपने पूरे घर को एकदम फिट रखती है। तो उसके बदले में उसकी वैल्यू को कभी भी जीडीपी में कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन वेलफेयर में वो उसकी चीजों को कंसीडर्ड किया जाता है। ओके, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। ठीक, तो क्या बताना आपको, क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और कौन कौन से गुड्स हैं वो फाइनल गुड्स हैं। तो देखिए चलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड। दूसरा है परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। ठीक, परचेज ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर यूज इन शॉप, क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग अ सोफा सेट बाय द कारपेंटर। तो पहला पॉइंट है यहां पर फाइनल गुड्स, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। तो यहां पर उसके लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, बिकॉज मिल्क डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर या हाउस होल्ड। तो यहां पे क्या बता रहा है कि डायरेक्टली सेटिस्फाई, फाइनल गुड्स हुआ उसके लिए, दोज गुड्स आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। यानी कि ये वे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइस बाय परचेज अ ग्रोसरी शॉप। तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो गया,
इंटरमीडिएट गुड्स हो गया बिकॉज दे आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, यानी कि इनका भी यूज कैसा कर रहा है, फर्दर रीसेल के लिए यूज किया जा रहा है। गुड्स बिकॉज राइस इज परचेज फॉर रीसेल फॉर इट्स फाइनल यूजर्स, यानी इसको अभी दोबारा बेचा जाएगा फाइनल कंज्यूमर के यूजर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एन एयर कंडीशन फॉर शॉप, एयर कंडीशन एसी खरीदी गई है, फाइनल गुड्स है, इन फाइनल गुड्स है यानी कि फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, या तो हम इनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं या फिर कंजप्शन के लिए। तो ये फाइनल गुड्स बिकॉज एयर कंडीशन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज इट्स एड टू द कैपिटल स्टॉक, क्या बनाएगा, ये हमारी कैपिटल स्टॉक को बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉथ परचेज, क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग अ सोफा सेट बाय द कारपेंटर, cloth used for making a sofa set by the carpenter is an intermediate goods, जो कपड़ा है एक कारपेंटर के द्वारा सोफा सेट को बनाने के लिए खरीदा गया है, तो ये उसके लिए क्या है, एज अ रॉ मटेरियल, यानी इंटरमीडिएट गुड्स हो गया उसके लिए। ठीक, तो क्लियर, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आता है स्टॉक और फ्लो के बीच, क्या इन दोनों का मतलब होता है, पीछे हम बता चुके हैं लेकिन दोबारा फिर पूछा गया। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशंस, स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ठीक, ये तो स्टॉक की डेफिनेशन हो गई। फिर हम बात करते हैं फ्लो। फ्लो इज द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल्स होता विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे यहां पर ये पानी का स्टॉक है, ये टंकी बनी हुई है, तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक, और ये जो पानी गिर रहा है वो हो गया हमारा फ्लो। ओवर अ पीरियड ये कितने टाइम में भर गई, और ये जो भरा हुआ पानी वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो दोनों का ये डेफिनेशन है, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट रिमूव मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन विद इन एन इकोनॉमी कॉजिंग अ रिडक्शन इन द ओवरऑल फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि लीकेज का मतलब होता है कि जो सर्कुलेशन में मनी है उसको रिमूव कर दिया जाता है इन एन इकोनॉमी, विद इन इकोनॉमी, इकोनॉमी से बाहर कर दिया जाता है। द प्राइमरी टाइप्स ऑफ लीकेज इंक्लूड सेविंग, टैक्स एंड इंपोर्ट्स, यानी कि लीकेज का जो प्राइमरी टाइप्स है वो क्या है, सेविंग हो सकती है, टैक्स हो सकता है और इंपोर्ट हो सकता है। अब जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास एक 10 रुपए का नोट है कड़क सा, ठीक, बिल्कुल नई करेंसी है, आपने उसको अपने पर्स में रख लिया, अब वो सर्कुलेशन से कैसे होगी, बाहर होगी, तो ये लीकेज माना जाए क्योंकि उसको रिमूव कर दिया सर्कुलेशन से। दूसरा इंजेक्शन, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम are the external economic activities that introduce money into the economy, thereby increasing the total income circulating within the system। अब यहां कह रहा इंजेक्शन का एक सर्कुलर फ्लो है, इनकम आर द एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो इंट्रोड्यूस की जाती है मनी इनटू द इकोनॉमी, यानी कि इसमें पैसे को इंट्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। इससे क्या होता है कि टोटल इनकम जो होता है सर्कुलेशन में उसमें इंक्रीज हो जाती है। इंजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। इसमें क्या हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग जो कर रही है, गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर दिया एक्स्ट्रा और एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हमारा इंजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। फिर है, अब आते हैं 4th क्वेश्चन में,
तो यहां पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीक्वेशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की प्रीक्वेशंस क्या है? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं प्रीक्वेशन किससे, वैल्यू एडेड मेथड से, तो उस टाइम कौन कौन सी हमको प्रीक्वेशंस ध्यान में रखनी पड़ती हैं? तो पहला पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम की कैलकुलेट करते समय हमको इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन नॉट इंक्लूडेड, यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं उनकी सेल या परचेज को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए, खुद के लिए कोई सर्विसेज का हम सर्विस कंजप्शन कर रहे हैं, इज नॉट इंक्लूडेड, या डोमेस्टिक सर्विसेज है, ठीक, तो हमें उसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, यानी कि प्रोडक्शन फॉर गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि जब हम इनको अपने यूज के लिए करते हैं तो इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि इंप्यूटेड हाउस मतलब जैसे अपने खुद के मकान में रह रहे हैं लेकिन हमें उसका किराया निकालना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, उसको इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंटरी विल बी इंक्लूडेड, अगर कोई स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस आए तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारी प्रिकॉशंस थी किसकी, वैल्यू एडेड मेथड की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते हैं हमारी इनकम मेथड की। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द, हमने अभी बताया था कि फैक्टर इनकम को तो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय इंक्लूड नहीं करते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अभी हमने आपको बताया था कि जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनकी सेल और परचेज की जाती है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। इस शेयर और बॉन्ड्स की जो सेल पर की जाती है उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन से अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। अगर इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज ओनर्स ने प्रोवाइड की है तो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। अगर हमने पहले कुछ पैसा बचा के रखा है तो वो उसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय उसको ऐड नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम एज फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है फैक्टर कॉस्ट में, ठीक। फिर आते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की कौन कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट है यहां पर, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो हम क्या बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनके वैल्यू को हम ऐड नहीं करते हैं। दूसरा है, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। अभी हमने बताया था आपको, ट्रांसफर पेमेंट को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड। जो सेकेंड हैंड गुड्स हो तीनों में आता है, ये सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूड। जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, शेयर, डिवेंचर्स, उनकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। यानी कि अगर हम अपने लिए कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये तीनों मेथड्स की आपकी क्या थी, प्रिकॉशंस थी, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अब देखो यहां पर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। दूसरा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम क्या होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हाँ, तो देखो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है वो एक ऐसी टेरिटरी होती है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि एक ऐसी टेरिटरी होती है जिसके अंदर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का, कैपिटल्स का, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर हम कैपिटल गुड्स का फ्रीली क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। फिर है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ पीपल हु ओन एंड ऑपरेट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज यूजिंग देयर ओन फैक्टर सर्विसेज। यानी कि ये इसका मतलब होता है कि उन लोगों की इनकम जो अपनी फैक्टर और सर्विसेज का यूज करके कोई प्रोडक्शन बिजनेस एंटरप्राइजेस चला रहे होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनरशिप एक्सेट्रा। तो ये क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनकी इनकम होती है। जैसे किसी ने अपने घर में क्या बना लिया, दुकान खोल ली और वो जो ऑपरेट कर रहा है तो उसकी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम हो गई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज द सम total of remuneration paid by employer to their employees in the form of cash, kind or capital, security, social security contribution। यानी कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को जो रेमुनेशन प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है, जो उसको कंसिडरेशन में मिलता है उसको काम करने के बदले में, उसे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल इनकम को 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करना है किस मेथड से, इनकम मेथड से। तो देखिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखो नेशनल इनकम को, किसको, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू को चलो हम पुट करते हैं, है ना। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम बराबर, है ना। तो जब हम इनकम मेथड से क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, ठीक, प्लस प्रॉफिट। अब देखो यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो दिया नहीं है, ठीक।
तो अब यहाँ पर ये हमारे इन सबको ऐड कर देंगे तो एनडीपी एट एफ सी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनडीपी एट एफ सी। और यहाँ पर जब एनडीपी एट एफ सी में क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस कर देंगे तो एनएनपी एट एफ सी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा जो है, अगर यहाँ पर फ्रॉम होता तो ऐड किया जाता, तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू आपको 1000 दी हुई थी, प्लस करेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी 150 थी, ठीक, रेंट की वैल्यू आपकी 250 थी, प्रॉफिट की वैल्यू 640 थी, 640
हाँ देखो, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो फॉर इमेजिनरी इकोनॉमी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट एफसी निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आप जी डी पी एट एम पी निकालेंगे, है ना। तो जीडीपी एट एमपी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, तो सबसे पहले आपको हाउस होल्ड यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, है ना। अब यहां पर आपको नेट दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक। अब देखो यहां पर क्या करेंगे आप, 3000 प्लस 1000 3000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस एक्सपोर्ट कितना दिया था आपका, देखो 500 दिया है, इंपोर्ट आपका 300 है, तो देखो 3000 ये हो गया आपका 5200 प्लस 200 5400। अब आपको निकालना था एनडीपी, है ना। तो डेप्रिसिएशन आपका दिया नहीं है, तो ये जब हमने यहाँ पर देखो नेट दिया था तो एनडीपी एट एमपी निकलेगा, क्या निकलेगा, एनडीपी एट एमपी। तो यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एन डीपी एट एमपी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस नहीं दिया था तो जी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर एनडीपी एट एमपी आ गई। अब क्या निकालना है, एफसी। तो एन डी पी एट एफ सी पे जाने के लिए एन डी पी एट एम पी में से एन आई टी को माइनस कर दोगे तो आई टी माइनस होता है सब्सिडीज, ठीक। तो एन डी पी एट एम पी की वैल्यू 5400 थी, माइनस आई टी थी 350 माइनस 50, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो ये इसमें से आप 300 माइनस कर देंगे तो 5100 करोड़ ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया था, क्या दिया था, नेट दिया था। तो अब हमने इसी को, अगर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड कर ले, मान लो डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन की कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो दी नहीं है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, इसको ऐड कर लिया तो 5400 आ गया, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया तो एनडीपी एट एफसी आ गई। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछा है जीडीपी एट एमपी, ठीक, और क्या क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी है ना। तो आप जरा अगर नेशनल इनकम एन पी एट एफ सी निकालें और आपको दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, ठीक, और आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है डेप्रिसिएशन। क्या पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन। तो अब देखो आपको जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी दी है, 1200 करोड़ दी है। क्या दी है? 1200 करोड़ दी हुई है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स इतना दिया है, नेशनल इनकम इनकी दी है, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे देखो एन एफ आई ए ऐड कर देंगे, ठीक, और आप यहाँ एम पी यहाँ एफ सी है तो माइनस कर देंगे एन आई टी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है ना, क्या दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी 950 दी हुई थी, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आपकी 1200 दी थी, प्लस, है ना, और यहाँ पे आप माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू 1200 हो गया। हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की 120 थी आपकी, माइनस एनआईटी थी आपकी कितनी, 130, और माइनस डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 950 तो ये हो गई, ये हो गए आपके 1320 माइनस 130 माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। तो 950 आपके यहाँ पे, और 12 में से 3 जाएंगे 9, 1190 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को इधर ले आओ, ठीक, डेप्रिसिएशन 1190 में से 950 कर दो माइनस, तो 240 करोड़ आपका आ गया डेप्रिसिएशन। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम दी हुई है, इसको चाहो तो आप नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं। नेशनल इनकम दी, एनएनपी एट एफसी होती, जीडीपी एट एमपी दी थी, एनएफआई जोड़ दिया, माइनस एनआईटी कर दी, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, तो इन सबको ऐड करने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 240। एक बार अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ पाएगा। देखो फिर क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन किसको इंक्लूड किया जाता है। देखो पहला पॉइंट आता है लैंड विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो जमीन बॉर्डर से जुड़ी होती है, ठीक। शिप एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो शिप होते हैं, ठीक, और एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो ऑपरेटेड किए जाते हैं किसके थ्रू, नेशनल रेसिडेंट्स के, नॉर्मल जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक। फिशिंग बोट्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स
वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, जहां पर गैस रिंग्स होती हैं, फिशिंग बोट्स चलाई जाती हैं, पानी में प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं। एम्बेसीज होती हैं, ठीक, एम्बेसीज होती हैं, कंसल्टेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, जो हमारे एक देश की एम्बेसी होती हैं दूसरे देश में, वो वाली सब हमारे क्या आती हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आती हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ये 1 to 4 चैप्टर के लिए यहाँ तक आपके क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे 6 AM से, ठीक है। तो गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।